हम विश्वास करते हैं डेमोक्रेसी में, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में, डायलॉग में। हम हैं बोल्ड, ब्राइट और बैलेंस्ड। देशबंधु प्रेजेंट्स टीवी लाइव ऑनलाइन टीवी, जहां है खबरें लगातार। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, 2019 का चुनाव आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। और उससे पहले ऐसा लग रहा था देश में शायद परिवर्तन हो जाए, और बहुत से जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो ये भी कह रहे थे कि नहीं, इस बार मोदी जी वापस नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ विपक्षी एकता की तस्वीरें भी सामने से हम सबके सामने आ रही थी। कई सारे दल के बड़े बड़े नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे थे। एक पहली तस्वीर आई थी, आप याद कीजिए, विपक्षी एकता की कर्नाटक से, और उसके बाद पश्चिम बंगाल से। लेकिन इसके बाद एक घटना घटती है, वो घटना पुलवामा की है। पुलवामा हमले ने सारे समीकरण पलट कर रख दिए थे, और उस वक्त देश की बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी, जीएसटी, ये तमाम और उसके अलावा रफाल डील भी आप सब को याद होगा। ये सारे मुद्दे जो थे वो धरे के धरे रह गए, और पुलवामा में राष्ट्रवाद की ऐसी आंधी बही कि उसके बाद पूरी की पूरी सरकार मोदी जी की पहले से ज्यादा मजबूत होकर के आ गई। 303 सीटें खुद बीजेपी की आई, 350 सीटें जो हैं वो आई एनडीए की। यानी 350 सीटों के साथ एनडीए बहुत ही मजबूत, और 303 सीटों के साथ मोदी जी और भी मजबूत होकर के सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन बीच बीच में इस पुलवामा मामले को लेकर के चर्चा होती रही। ये भी कहा जाते रहा कि कई बार कहा जाता रहा है कि शायद उसमें कुछ गड़बड़ हुआ था। लेकिन ये गड़बड़ी की बातों का खुलासा अब एक बार फिर से सत्यपाल मलिक साहब ने किया है। आप जानते हैं, सत्यपाल मलिक पिछले दिनों काफी चर्चा में हैं, और चर्चा में वो तब से हैं जब से उन्होंने डीबी लाइव को इंटरव्यू दिया है। डीबी लाइव के इंटरव्यू में उन्होंने राम माधव का क्या नाम लिया कि डीबी लाइव को नोटिस मिल गया, और उसके बाद ढेर सारे चैनलों ने उनके इंटरव्यू लिए। लेकिन आज हम चर्चा राम माधव की नहीं कर रहे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं पुलवामा की, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रवाद की, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश के लोकतंत्र की। और इन सब की तरफ अगर पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के, पूर्व राज्यपाल गोवा के, पूर्व राज्यपाल बिहार के, पूर्व राज्यपाल मेघालय के, एक नहीं 4-4 स्टेट के अलग अलग समय में राज्यपाल रहे मलिक साहब, यानी सत्यपाल मलिक अगर ऐसी बात कहते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। कोई भी आदमी इतने ऊंचे पद पर बैठ करके अगर कुछ भी कह दे तो क्या यह संभव है? कुछ भी, कोटेड कह रहा हूं, तो कुछ भी शायद नहीं कह रहे हैं यहां पर सत्यपाल मलिक साहब। सत्यपाल मलिक साहब ने जो बातें कही हैं उसके बाद से दो बातें आई। पहली बात यह आई कि डीबी लाइव को, जो प्रशांत टंडन जी ने जो इंटरव्यू लिया था, उनको इंटरव्यू, अपने चैनल को इंटरव्यू देने के बाद, डीबी डायलॉग में इंटरव्यू देने के बाद, कांग्रेस ने अपनी ब्रीफिंग में हमारे क्लिप को दिखा करके, और उसके बाद उन्होंने कई सारे सवाल मोदी सरकार पर दागे थे। अब क्या होता है कि उसके बाद द वायर आप जानते हैं, और वायर के लिए सत्यपाल मलिक साहब का ही इंटरव्यू लिया है करण थापर साहब ने। करण थापर, आपको याद होगा, ये वही करण थापर साहब हैं जिन्होंने मोदी साहब का इंटरव्यू लिया था, लेकिन मोदी जी बीच में नाराज होकर उठकर चले गए थे, और उन्होंने कहा था कि दोस्ती बनी रहे तो अच्छा रहेगा। तो करण थापर साहब ने हमारे इंटरव्यू की परतें और भी आगे खोलते हुए बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन हमारे इंटरव्यू में क्या कुछ था, चूंकि मामला, और इस बात की शुरुआत कर रहा हूं पुलवामा से, तो पुलवामा के मामले पर जब हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ने पूछा तो क्या कुछ कहा था उस समय सत्यपाल मलिक साहब ने, जरा सुन लेते हैं, और उसके बाद चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अडानी के मामले पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, उन्होंने राहुल गांधी के मामले पर भी कहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगाया है। क्या यह मामला इतना गंभीर नहीं है जिस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए?
आज मेन स्ट्रीम मीडिया सो कॉल्ड जो अपने आप को देश के बहुत बड़े बड़े चैनल कहते हैं वो इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊपर उठाना हमारा ये मकसद नहीं। हमारा मकसद है कि क्या सच है और क्या झूठ है उससे पर्दा हटना चाहिए। सत्यपाल मलिक साहब अगर झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री साहब को आगे आना चाहिए और तमाम सरकार को आगे आकर कहना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी रखना चाहिए सामने, इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रवाद की आंधी में बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज हुई है। और उसके बाद आप याद कीजिए कि उसी 2019 के 5 अगस्त को जब वहां के राज्यपाल रहते हुए सत्यपाल मलिक वहां के राज्यपाल थे यानी जम्मू कश्मीर के, तब 370 आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। कश्मीर को 3 पार्ट में विभाजित कर दिया गया, 2 पार्ट में विभाजित कर दिया गया। तो ये जो है मामला वहां तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं पुलवामा के मामले पर प्रशांत टंडन जी से सत्यपाल मलिक साहब ने क्या कुछ कहा था, सुनिए जरा। उन्होंने रक्षा मंत्री से जहाज की वो की थी रिक्वेस्ट कि इतने लोग उसमें नहीं जाते हैं कारण उनको जहाज नहीं दिया गया। अगर वो मेरे से कहते तो मैं जहाज दिला देता उनको। 40 लोग हमारे उसमें सीआरपीएफ के उसमें मरे। 300 किलो आरडीएक्स कहते हैं कि आ गया वहां पे। वो रूट लॉक था 2 दिन पहले से। कुछ लॉक नहीं था। भारत करेंगे जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त तक भी जब ये गुजर रहा था कारवां तो उसमें 8-10 लिंक रोड मिलती है 10 किलोमीटर के एरिया में, कहीं पे एक जिप्सी भी नहीं खड़ी थी। तो ये कैसे हो गया? लापरवाही, इनकॉम्पिटेंस। इंटेलिजेंस फेलियर था, इंटेलिजेंस इनपुट थे। आप गवर्नर थे और उस वक्त गवर्नर थे जब मुख्यमंत्री भी नहीं था वहां पे। जी। तो गवर्नर तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड पूरा नहीं, हमको नहीं था, ये हमारे पास नहीं आते थे। ये जो फोर्स है उन्हीं को इनपुट थे, मुझे नहीं था। मुझे होता तो मैं करता। आपको कोई जानकारी नहीं थी? कुछ नहीं, मुझे तो इनके मूवमेंट की भी जानकारी नहीं थी। जब पुलवामा की घटना हो गई तो आपको कैसे मालूम पड़ा, कैसे एक्टिव हुए? क्योंकि प्रधानमंत्री तो एक डॉक्यूमेंट्री की कॉर्पोरेट पार्क में थे, बाहर आके ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया था। तो सुन रहे थे आप यहाँ प्रशांत टंडन जी से बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब। सत्यपाल मलिक साहब ने जब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए करण थापर को इंटरव्यू दिया है तो उसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी से जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे चुप करा दिया था। इस मामले पर जब मैंने कहा कि इसमें वहां रेस्क्यू के लिए वहां पर कुछ फ्लाइट ये जो हेलीकॉप्टर्स है भेजे जा सकते हैं, भेजे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे मसलों पर उन्होंने चुप करा दिया था। और उन्होंने हमले में केंद्रीय एजेंसियों की लापरवाही के बारे में एक रिपोर्ट भी भेजी। मलिक ने रिपोर्ट भेजी थी और मलिक के इस खुलासे से सियासी हड़कंप अब मचा हुआ है। कल जब ये इंटरव्यू, हमारे इंटरव्यू के बाद जब करण थापर ने इंटरव्यू लिया है तो ये इंटरव्यू, जब उनका इंटरव्यू भी सामने आया है तो उसके बाद कांग्रेस ने एक ट्वीट करते हुए अपनी बात रखी है। ट्वीट में कांग्रेस ने जो कुछ कहा है वो आपके सामने अभी स्क्रीन पर हम लाते हैं। और वहां साफ साफ कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। ये देख लीजिए, मोदी सरकार ने साफ मना कर दिया। मजबूरन उन्हें बस से सफर करना पड़ा। रास्ते में आतंकी हमला हुआ और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जब पीएम मोदी से कहा ये हमारी गलती से हुआ है, जानते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा? पीएम ने कहा तुम अभी चुप रहो, इनकी गलती की वजह से हमारे देश के जवान शहीद हो गए। और पीएम मोदी अपनी छवि बचाने में लगे रहे। हमारे जवानों से ज्यादा प्यारी खुद की छवि हो गई। ये सीधा सीधा आरोप जो है वो लगा रहे हैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और इसका जवाब मांग रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें रखी हैं।
भी आगे बढ़ेगा और इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक बात और सामने आई और वो बात थी अडानी के मामले पर। अडानी के मामले पर भी जब प्रशांत टंडन जी ने पूछा तो क्या कुछ कहा सत्यपाल मलिक। जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें ये तमाम बातें धीरे धीरे खुल करके सामने आएंगी। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुपारी किसकी दी है जरा सुनिए। सुपारी वाली बात पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि विपक्षी दलों ने, इन लोगों ने मेरी सुपारी दे रखी है, लेकिन यहां सुपारी की बात कुछ और हो रही है। सुनिए जरा। बार बार अभी नरेंद्र मोदी साहब जो है वो कह रहे हैं कि विदेशों में साजिश हो रही है और मेरी सुपारी दी गई है मुझे बदनाम करने की। उनकी सुपारी अगर दी गई है तो अडानी को दी गई है, उसकी वजह से वो बदनाम हो रहे हैं और कोई उनको बदनाम नहीं कर सकता, ना वो हो सकते। लेकिन अडानी का उनके पास कोई डिफेंस नहीं है। देख लीजिए, ये कह रहे हैं यहां पर सत्यपाल मलिक की सुपारी अगर दी गई है तो अडानी के मामले में बदनाम हो रहे हैं, अडानी से पीछा छुड़वाइए, ये कल भी कह रहे थे सत्यपाल मलिक और हमसे भी चर्चा में उन्होंने यही बात की थी। तो सुपारी की बात हो, चाहे पुलवामा की बात हो या और भी कई ढेर सारे मसले, उन तमाम मसलों पर खुलकर बात कर रहे हैं सत्यपाल मलिक। आखिर इस वक्त सत्यपाल मलिक क्यों बात कर रहे हैं? कुछ तो बात होगी और चुनाव सामने है। क्या सत्यपाल मलिक इससे राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं या यहां पर बीजेपी या मोदी सरकार या खुद प्रधानमंत्री मोदी फंसे हुए हैं? बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं इस चर्चा के दौरान। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आज हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसने की है, कांग्रेस ने की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश भी आप तक हम रखेंगे। लेकिन आइए मिलवाते हैं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे परिचय करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं। मैं जरा अपने दिल्ली ऑफिस से बाहर हूं, रायपुर में हूं और इसलिए यहां से कार्यक्रम कर रहा हूं। दोस्तों, थोड़ा हुलिया बदला हुआ और प्लेस भी बदला हुआ, यानी स्टूडियो में नहीं हूं आप सब, लेकिन बातें जो हैं वो बदली हुई नहीं हैं, बातें वही चल रही हैं जो पिछले कई दिनों से चल रही थी। सबसे पहले आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, देश बंधु डीबी लाइव को इंटरव्यू देने के बाद तहलका तो मचा ही था, अब द वायर को भी इंटरव्यू दिया है सत्यपाल मलिक साहब ने और आज ही दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस ने कई सारे सवाल पूछे हैं और सीधा सीधा अब आरोप जो है वो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। चुनाव से पहले 2019 में पुलवामा और 2024 के चुनाव से पहले भी सवालों के घेरे में पुलवामा किस रूप में देखा जाए? देखिए राजीव जी, मैंने जो प्रशांत जी ने इंटरव्यू लिया वो भी पूरा सुना और करण थापर ने जो लिया वो भी पूरा सुना। देखिए, ये इतना गंभीर विषय है। देखिए, मैंने देखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों के जिन्होंने अपनी जान दे दी इस देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पे इतना बड़ा आरोप लग रहा है कि उसने लापरवाही की वजह से हमारे 40 बड़े शहीद सिपाहियों को, हमारे जवानों को शहीद करा दिया, इससे बड़ा आरोप नहीं हो सकता। देखिए, ये मेरे लिए आज शर्म से डूब मरने वाली स्थिति है राजीव जी। अगर वो ये कह रहे हैं कि उनसे मांगे गए थे कि इनको हवाई जहाज से एयरलिफ्ट किया जाए, अगर सत्यपाल मलिक ये कह रहे हैं कि वहां पे इतने सारे इंटरसेक्शंस थे और कहीं पर भी कोई गार्डिंग नहीं थी, सैनिटाइजिंग बिल्कुल नहीं हुई थी, अगर वो कह रहे हैं कि ये 300 केजी आरडीएक्स लेके वो गाड़ी 10-15 दिन तक उस क्षेत्र में घूमी है, इससे गंभीर बात कोई नहीं हो सकती राजीव जी। आज मेरे को समझ में आ रहा है कि जिन परिवारों ने अपने पिता को, अपने बेटे को खोया है, आज उनको क्या फील हो रहा होगा। कई मैं कार्यक्रम में गया था उस समय राजीव जी, जब उनके शहीदों के परिवार के बच्चे आके वहां बिलक बिलक के रो रहे थे और कह रहे थे कि पहले तो डीएम कमिश्नर ने बड़ी बड़ी बातें की और अब वो पहचानते नहीं, दफ्तर में घुसने नहीं देते। इतनी बड़ी पीड़ा, देश पे शहीद होने वाले सैनिकों को शहीद किया गया। अगर ये रहस्योद्घाटन सत्यपाल मलिक कह रहे हैं
कि वो आरडीएक्स से लेकर गाड़ी घूमती रही और किसी ने इंटरसेप्ट नहीं किया उसको, कहीं पे कोई गार्डिंग नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि जानबूझ कर उनको शहीद किया गया। अब देखिए, मुझे सतपाल मलिक जी से कोई लेना देना नहीं, मुझे मोदी जी से कोई लेना देना नहीं। मेरे को अपने देश के वो जवान जो हमारी रक्षा करते हैं और बर्फ में और गर्मी में जाके सीमाओं के अंदर अपने जान न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, मुझे उनकी चिंता है। वो हमारे सबसे ज्यादा देश के लिए कुर्बान होने वाले लोग हैं, उनके परिवारों की मुझे चिंता है। राजीव जी, आप सोचिए कि अगर इस प्रकार से एक षड्यंत्र करके, और अगर सतपाल मलिक ने कोई गलत बात कह रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री पे ये आरोप लगा के, एक तो अभी मोदी जी घिरे हुए थे अडानी से, फिर वो घिरे हुए थे और सारे मुद्दों पे, अब डिग्री पे घिरे हुए थे, पत्नी के, मतलब बहुत सारे मुद्दे थे। चलिए वो छोटे मुद्दे थे, इतना बड़ा मुद्दा मैं कल्पना नहीं कर सकता 140 करोड़ लोगों में से एक भी आदमी, अगर प्रधानमंत्री को छोड़िए, छोटे से रिक्शे वाला भी, पान वाला भी, ठेले वाला भी देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकता। अगर सतपाल मलिक गलत कह रहे हैं, अगर वो इसको सब्सटेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो सतपाल मलिक को आजीवन कारावास दिया जाए। और अगर सतपाल मलिक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, अगर डोवल साहब ने चाय की दुकान से उनको फोन करके बताया था और यह भी कहा चर्चा कहीं मत करना, कश्मीर पे बोलना मत, क्योंकि उनके क्लास फेलो रहे हैं, जो सतपाल मलिक ने कहा कि डोवल साहब उनके क्लास फेलो रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा आपस में बोलचाल है। अगर सतपाल मलिक सही कह रहे हैं, इससे बड़ी देश विरोधी कार्रवाई कोई हो नहीं सकती। ये तो मैं कहता हूं पाकिस्तान और चीन वाले भी नहीं कर सकते जो ये हुआ है। मेरे देश के 40 जवान लोग सीमा पे प्राण न्यौछावर इसलिए हुए कि चुनाव जीतने के लिए एक षड्यंत्र हुआ। या तो सतपाल मलिक 20 साल की जेल में जाए या 20 साल के लिए मोदी जी जेल में जाए, मेरे को चैन नहीं मिलेगा राजीव जी। इससे बड़ी देश विरोधी कार्रवाई मैं सोच नहीं सकता कोई हो सकती है कि चुनाव जीतने के लिए आपने 40 लोगों का बलिदान ले लिया, उनका पूरा परिवार नष्ट कर दिया, उनको जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। तो इस प्रकार की नरबली, ये नरबली मैं इसको कहूंगा, ये नरबली हुई है। और इस देश में नरबली का ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, अभी फिर 5 लोग मरे हैं बठिंडा के अंदर, क्योंकि कर्नाटका के अंदर इलेक्शन होने वाले, मुझे नहीं पता कैसे मरे, लेकिन हो सकता है बाद में भी इसमें रहस्योद्घाटन हो कि कर्नाटका के चुनाव का फायदा लेने के लिए बठिंडा के अंदर 5 जवानों को शहीद कर दिया गया, उनके जो परिवार के लोग हैं उनको बेसहारा छोड़ दिया गया। राजीव जी जी बिल्कुल वाजिब है जो आप बात कह रहे हैं, और ये समझने की जरूरत है। इसलिए भी शुरुआत में भी मैं कह रहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर आरोप लगा रहे हैं सत्यपाल मलिक, तो ये गंभीर है। जो बात रख रहे हैं, जो हमसे भी चर्चा में प्रशांत जी के ने जो इंटरव्यू लिया उसमें, और उसके बाद करण थापर से भी चर्चा में जो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जो बातें रख रहे हैं, ये तमाम बातें ऐसी हैं जो गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर हैं। और इसकी गंभीरता को समझते हुए इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। लेकिन इसके सियासी मायने क्या है? क्या 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव फिर से एक ही पिच पर आता हुआ दिखाई दे रहा है? समझने की कोशिश करते हैं मीनू जी आपसे, किस रूप में देखा जाए इसको? मीनू जी शायद नहीं जुड़ी हैं, लेकिन प्रशांत टंडन जी, मीनू जी आ गए। मीनू जी के पास आता हूं। मीनू जी, सवाल कर रहा था मैं आपसे कि क्या 2019 के चुनाव से पहले पुलवामा, 2024 के चुनाव से पहले फिर से पुलवामा, उस समय वो घटना बहुत दुखद घटना, और अभी उस दुखद घटना का रहस्योद्घाटन और पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के जरिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस खबर के सियासी मायने भी हो सकते हैं। क्या सियासी मायने इसके देखे जाएं? क्योंकि जांच का विषय जो है और जिस पर बहुत गंभीर चिंता जाहिर कर रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, वो बात एक है। दूसरी बात जो है, उसके दूसरे पहलू को अगर देखें तो वो सियासी पहलू है। सियासी पहलू क्या सचमुच हैं, ऐसा माना जाए? अगर हैं तो फिर इसका आने वाले चुनाव पर क्या असर हम देखते हैं? जी राजीव जी, अगर जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं अगर वो झूठ है तो सरकार को
मीनू जी फिर से डिस्कनेक्ट हो गई हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और आना चाहता हूं सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास। मीनू जी जब तक जुड़े हैं, सवाल प्रशांत जी आप सुन चुके हैं, चर्चा हम कर रहे हैं दो इंटरव्यू, हम लोगों को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, आपने इंटरव्यू लिया था, और अब करण थापर को इंटरव्यू दिया है सत्यपाल मलिक साहब ने। और दोनों इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने जो इंटरव्यू कल करण थापर को दिया है, आप याद कीजिए, आप लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा होगा, 35 मिनट के बाद धीरे धीरे परत दर परत जो अपने को इंटरव्यू उन्होंने दिया था उसकी बातों को आगे बढ़ाते हुए और उसमें बहुत सारे सवाल उसके साथ साथ जोड़ते हुए करण थापर पूछ रहे हैं सत्यपाल मलिक से और वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन सियासी मायने भी तलाशने की जरूरत है। किस रूप में देखा जाए, आप किस रूप में देखते हैं प्रशांत टंडन जी इसमें? देखिए, जब मैं इंटरव्यू उनका ले रहा था राजीव जी, तो जो मेरी रिसर्च थी या जो मैंने पढ़ा था वो सब गलत साबित हो गया। मैं ये रिसर्च करके गया था कि पुलवामा में जब ये डिप्लॉयमेंट हो रहा था और कॉन्वॉय का मूवमेंट हो रहा था, और आज भी अगर गूगल करके आप उसको निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा कि वो रूट 2 दिन पहले से सैनिटाइज था। और मैं कई बार कश्मीर गया हूँ, जब धारा 370 हटी थी उसके 1 महीने बाद भी गया था, और कश्मीर में आप भी हमारे साथ थे और आप देख रहे थे कि जब राहुल गांधी के लिए गए थे तो कैसा सैनिटाइजेशन होता है रूट का वहाँ पे, कि एक व्यक्ति पैदल भी नहीं चल पाता है। मैं कई बार कश्मीर में गया हूँ, गाड़ी चला के गया हूँ राजीव जी, और अगर कॉन्वॉय का मूवमेंट है तो मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा मैंने वेट किया है पोस्ट पर, और भी लोगों के तजुर्बे होंगे। मैं चौंक गया जब उन्होंने कहा कि एक जिप्सी भी नहीं खड़ी थी। बाइट अभी सुनवाई है, उन्होंने कहा एक जिप्सी भी नहीं खड़ी थी वहां पे, और कोई वो जहाज की रिक्वेस्ट नहीं मानी, वो एक अलग बात है, लेकिन रूट भी सैनिटाइज नहीं था। ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है कि अगर 2500 या 1 सैनिक मूव कर रहे हैं कहीं पे, कॉन्वॉय मूव कर रहा है, और वो रूट अगर सैनिटाइज नहीं है, बावजूद इसके कि जनवरी से और आखिरी दिन तक, यानी 14 फरवरी को हमला हुआ है, 13 फरवरी तक इंटेलिजेंस इनपुट था कि कुछ बड़ी घटना वहां हो सकती है, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ये जो लापरवाही है, जैसा अखिल स्वामी जी कहते हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, आपराधिक लापरवाही है। अब दूसरी बात जो पॉलिटिकल बात है, पॉलिटिकल बात जी, मैं इसमें किसी कंक्लूजन में पहुंचना नहीं चाहता हूं, लेकिन 2 फैक्ट हैं। जनवरी 2019 तक जो सर्वे आए चुनाव के, प्री इलेक्शन सर्वे जो आए, इंक्लूडिंग उनके सर्वे जो गोदी मीडिया की जिसको हम जानते हैं, वो एक भी सर्वे एनडीए को मेजॉरिटी नहीं दे रहा था। एनडीए की बात कर रहा हूं मैं, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं राजीव जी। एनडीए को भी एक भी सर्वे जनवरी तक मेजॉरिटी नहीं दे रहा था। पुलवामा के बाद अपोजिशन के पास कुछ नहीं बचा नैरेटिव, वॉक ओवर देना उनकी मजबूरी हो गई। लेकिन ये घटना, इसकी जांच कब होगी, ईमानदार ऑब्जेक्टिव जांच शायद ये सरकार ना रहे तभी संभव है, लेकिन ये जब भी इसका सच सामने आएगा तो बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये क्या, कैसे, ये लापरवाही कैसे की गई है। जी, शक के घेरे में पुलवामा की घटना, और लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि वहां 40 जवानों की शहादत हो जाती है। वो परिवार आज भी कहीं न कहीं दुख झेल रहा है, और ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन उससे इतर सियासी मायने हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं पुलवामा की घटना के जरिए कि आखिर देश में चल क्या रहा है, क्यों इतना खुलकर बोल रहे हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक के बोलने के क्या मायने हैं, जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, किस रूप में आप देखते हैं सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू को? खुल करके उन्होंने डीबी लाइव को इंटरव्यू दिया,
डीवी लाइव को लीगल नोटिस आ गया, और अभी जब ये कार्यक्रम कर रहा हूं तो खबर मिली है कि वायर को भी लीगल नोटिस पहुंच चुका है। जिन्होंने हमको नोटिस भेजा उन्होंने उनको भी भेजा है। चलिए खैर, ये तो चलता रहेगा जब आप पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन फ्री प्रेस की बात भी हम करते रहेंगे। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। नहीं, पत्रकारों को नोटिस देने का जो ये तरीका है बहुत लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, किसी लोकतांत्रिक देश में होता नहीं है। इतने सालों से हम पत्रकारिता हम लोग भी देख रहे हैं और अपने पूर्वजों को पढ़ते रहे हैं। कभी सुनाई नहीं पड़ता था कि किसी पत्रकार को नोटिस दे दिया जाए। और ये तो हम अडानी साहब के मामले में नीलांजन साहब को जो नोटिस मिली थी और मुकदमे दर्ज हुए तो सबके सामने है ही है। खैर, ये जो सतपाल मलिक जो बात कर रहे हैं, सतपाल मलिक कोई हल्के फुल्के व्यक्ति तो है नहीं, एक अनुभवी राजनेता इस देश के हैं और पूरा जीवन इन्होंने खपा दिया है अपनी राजनीति में। राजनीति भी वह 5 जोड़ी कुर्ता पजामा के साथ करते हैं, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कोई रियासत खड़ी कर ली हो, कोई उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो इस अपने राजनीतिक गतिविधियों में। एक समाजवादी नेता माने जाते रहे हैं और अब लोगों के किस पद पे रहते हुए भी अगर आप याद कीजिए तो उन्होंने जब किसान आंदोलन चल रहा था उन्होंने सरकार को चिताने की कोशिश की और ये कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर के जो सरकार का रवैया है वह उचित नहीं है और इसका समाधान खोजा जाना चाहिए। तो सतपाल मलिक ने जो बात कह रहे हैं उसमें राजनीति तलाशने का कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका राजनीतिक असर जरूर है। और एक उनकी बात को आप यूं ही अनदेखा नहीं कर सकते। वो विभिन्न गंभीर जिम्मेदारी के पदों पर रहे हैं, भारत संविधान की शपथ लेकर के पदों पर रहे हैं और लगातार बड़ी गंभीरता से अपनी बात कहते हैं। और उन्होंने कोई भी बात कहने में भी उन्होंने कोई हल्का फुल्का तरीका नहीं अख्तियार किया कि अपनी तरफ से कोई उन्होंने बात नहीं कही है। उनसे सवाल पूछे गए, उन सवालों का उन्होंने जवाब दिया है, चाहे टंडन साहब को जवाब दिया हो चाहे थापर साहब को जवाब दिया हो, और बड़ी बिना किसी ईख बट के, बिना किसी रिजर्वेशन की और उसके। तो उनकी बात बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से जो उन्होंने बात कही उसका राजनीतिक मामला जरूर देखा जाना चाहिए कि आखिर इस घटना के प्रति केंद्र सरकार का यह रवैया क्यों था और सरकार इस पर क्यों चुप रही। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला निश्चित रूप से गंभीर है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बयान के ऊपर किसी भी देशवासी को विश्वास न करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन ऐसे क्रम में अगर सतपाल मलिक जैसे गंभीर व्यक्ति का कोई बयान आता है तो आप उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अब तक ये मैंने कई दिन बीत गए टंडन साहब के साक्षात्कार के प्रसारण के और 48 घंटे से ज्यादा समय हो गया करण थापर के इंटरव्यू के भी, लेकिन अभी तक कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, या जो सरकार ने कहा था उसकी जो व्याख्या कर रहे हैं वो गलत है, उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। कोई बात नहीं कही गई और निश्चित रूप से संदेह वहां जाएगा कि जिन लोगों को इस घटना का राजनीतिक लाभ मिला। और अगर यह बिल्कुल सही है कि 2019 में सरकार के आने का कोई मतलब नहीं था और इसलिए भी कि 2019 ये बात और राजनीति तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित होती है कि 2019 के चुनाव में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को जबरदस्त समर्थन मिला लोकसभा के चुनाव में, उस चुनाव के बाद जब वहां राज्य विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई। आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, आप हरियाणा को देख लीजिए और आप झारखंड को देख लीजिए, ये सत्ता में नहीं आ पाए, वहां किसी तरह से जीत पाए हरियाणा में, जबकि उसके पहले में कितना जबरदस्त उसको जन समर्थन मिला था। तो यह बात राजनीतिक रूप से भी साबित होती है कि अगर ये कहा जा रहा था कि 2019 में एनडीए सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में एक राजनीतिक माहौल है, वह बाद में हुए उसके विधानसभा चुनाव में यह बात सामने आई और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव और उनके राज्यों में हुए वो भी आपके सामने। ये 3 राज्य तो तुरंत लोकसभा के चुनाव के बाद हुए थे। यह निश्चित रूप से गंभीर विषय है और सबको, पूरे देशवासियों को सोचने के लिए के लिए विवश कर रहा है कि आखिर क्या राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए अपने लोग इस सीमा तक लोग चले जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा देश उद्वेलित है और ये बात जितनी दूर तक जाएगी इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा और इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे क्या। और निश्चित रूप से यह इसको गलत मलिक साहब की बात को राजनीति प्रेरित, गलत, तथ्यों से अलग, गलत तरीके से रखने जितने भी तक बातें हो सकती हैं, इसकी सफाई देने की जिम्मेदारी सरकार की है
उन लोगों की है जिनको इस घटना के बाद से उसका राजनीतिक लाभ मिला। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पुलवामा की घटना 2019 की बात हम कर रहे हैं, और बहुत दुखद घटना, लेकिन उसके बाद देश में राष्ट्रवाद की आंधी बहती है और बीजेपी जबरदस्त जीत हासिल करती है। लेकिन उसके बाद जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव में कैसे बीजेपी सरकार कैसे कैसे बनाती है या कहीं नहीं बना पाती है, उसका जिक्र भी कर रहे थे अभी सुनील शुक्ला जी, बता रहे थे कि उसके बाद क्या कुछ हुआ। लेकिन पुलवामा और बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक, और कई बार कहा जाता है शक के दायरे में बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक को भी रखा जाता है। लेकिन आज की तारीख में जब सत्यपाल मलिक ये बात कह रहे हैं, सत्यपाल मलिक जब खुलासे कर रहे हैं इंटरव्यू के जरिए, दनादन इंटरव्यू दिए जा रहे हैं सत्यपाल मलिक, और एक पे एक खुलासे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिवली वो बात कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, एनएसए के खिलाफ। आखिर क्या कारण हो सकता है, क्या इसके मायने हैं? आना चाहता हूं सीधा श्रवण गर्ग साहब, आपसे समझना चाहता हूं इसके क्या मायने हैं आज की तारीख में सत्यपाल मलिक साहब का धनाधन इंटरव्यू देना। क्या यह भी एक शक के दायरे में आता है, जैसे पुलवामा की घटना जो है वो क्या एक खुलासा? क्योंकि ये ऐसा समय है, अभी से पहले सत्यपाल मलिक तो धीरे, लेकिन अभी पहला इंटरव्यू हमारे साथी प्रशांत टंडन जी का आया डीवी लाइव में, उसके बाद से देखिए कि क्या झड़ी लग गई है और कैसी बातें, बिल्कुल। और कांग्रेस को भी, विपक्ष को भी मुद्दा मिल रहा है। अब ये विपक्ष के ऊपर है कि वो उन मुद्दों को, इन बातों को कैसे भुनाए। आपका नजरिया? देखिए राजीव जी, इसको मैं दो चीजों से देखता हूं। इसमें मेरा थोड़ा दोहरा नजरिया है। अगर उस पुलवामा के कारण भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार इतने बहुमत के साथ जीती थी, तो इस पुलवामा के कारण भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। और कांग्रेस ने जो रिजॉल्व दिखाया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो अभी सुप्रिया जी की और जयराम रमेश की और खेड़ा जी की थी, तो ऐसा लगता है कि ये इस पूरे सतपाल मलिक जी को अब कांग्रेस पार्टी ने उठा लिया है। और इस पुलवामा के कारण अगर आपने गौर किया हो तो जो चूक जम्मू से श्रीनगर जाते हुए अवंतीपुरा में के पुलवामा में हमारी सीआरपीएफ की गाड़ियों के साथ हुई थी, सुरक्षा में चूक का वही मामला अगर आपने नोटिस किया हो तो राहुल गांधी की जो यात्रा थी, लगभग वैसा ही एक हादसा होने से बचा कि जब हजारों लोग अचानक से उस सुरंग के पार प्रकट हो गए और सुरक्षा का पूरा घेरा टूट गया। मैं देखिए इसको दूसरा नजरिया मेरा क्या है वो बताना चाहता हूं। हो सकता है आप उसको एंडोर्स नहीं भी करें या आपके दर्शकों में काफी लोग नहीं करें। सतपाल मलिक, प्रधानमंत्री ने कहा कि चुप रहिए और वो चुप रह गए। अजीत डोवाल साहब उनके क्लास मित्र थे, क्लास फेलो थे, वो उन्होंने कहा चुप रहिए तो वो चुप रह गए। सतपाल मलिक को मैं 50 सालों से जानता हूं। वो समाजवादी हैं, कट्टर समाजवादी, और मेरे सारे मित्र दिल्ली में समाजवादी रहे हैं, जो लगभग एक ही घेरा रहा है। और ये अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो ये सफदरजंग एनक्लेव में तब रहते थे और हमारे मित्र वेद प्रताप वैदिक के घर के सामने इनका घर था। बहुत ही सेकुलर किस्म के हैं। मैं इनके पारिवारिक कनेक्शन के बारे में नहीं बताना चाहता, पर सेकुलर किस्म की इनकी छवि है और गौर ईमानदार हैं। तो इसलिए वो जब कहते हैं इंटरव्यू में कि मेरे को कोई चिंता नहीं है, तो वो ईमानदारी से कहते हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं। राजीव जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जनवरी 2019 में सतपाल मलिक अपना मुंह खोल देते
तो देश को 5 सालों तक व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने आप को झोंकना नहीं पड़ता। जो चीज वो 2024 के पहले कह रहे हैं, वो 2019 के पहले कह देते। और जो इतनी बड़ी चूक हुई कि 40 जवानों की जानें गई, 78 गाड़ियों का काफिला सीआरपीएफ का जब निकल रहा था, तब पूरे मार्ग को सैनिटाइज नहीं किया गया। उनकी मांग को नहीं माना गया कि उनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है। मैंने पूरा इंटरव्यू सुन चुका था मैं, और मुझे पता है कि किस तरह की बातें उन्होंने कही है। बहुत ही सनसनीखेज है। ये अमेरिका के वाटरगेट स्कैंडल से बड़ा स्कैंडल है। अब वाटरगेट में तो केवल एक विपक्षी पार्टी के हेडक्वार्टर की जासूसी थी। इसमें तो देश की पूरी सुरक्षा के साथ, हमारे सैनिकों के साथ, आप सोचिए, आप और हम तो पत्रकार हैं, और हम लोग कितने विचलित हैं। इस देश की सेना के जो लाखों जवान हैं, थल सेना, वायु सेना और नभ सेना के, अगर, और सेनाध्यक्ष हैं और सीडीएस है और तमाम लोग हैं, वो अगर इस इंटरव्यू को उन्होंने, जो करण थापर और सतपाल मलिक के इंटरव्यू को सुना होगा, जो कश्मीर में इस समय लाखों सैनिक लगे हुए हैं, उन्होंने सुना होगा, तो उनकी राय हमारी व्यवस्था के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे रक्षा मंत्री के बारे में क्या बनना चाहिए। मैं इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा हूं। अमेरिका में अभी एक एयरफोर्स के गार्ड की लापरवाही से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहां से लीक हो गए, सुरक्षा संबंधी। अगर आप उस खबर को ट्रैक करें, तो तूफान मचा हुआ है उसमें, उस लीक को लेकर। हमारे यहां जिस तरह की सुरक्षा को लेकर, एक आप सोचिए कि एक आदमी गुजरात से वहां पहुंच जाता है, फर्जी आदमी, और उसको किस तरह की सुरक्षा मिलती है, किस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, और फिर एक्सपोज होता है कि वो तो फर्जी आदमी है, और वो गिरफ्तार किया जाता है। सेंसिटिव एरियाज में घूमता है, उसके फोटोज आते हैं, किस तरह का कवर, उसको सुरक्षा कवर मिलता है। मैं इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस को लेकर इसलिए बात नहीं करना चाहता कि अब ये मामला पूरा सतपाल मलिक का पॉलिटिकल हो चुका है। मैं उसमें नहीं पढ़ना, मैं इसके मॉरल इंप्लीकेशंस और आम जनता के जो कंसर्न्स हो सकते हैं, देश के नागरिकों के, इंडिपेंडेंट नागरिकों के जो हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्कों के जो हो सकते हैं। आप सोचिए कि इसके इंप्लीकेशन पाकिस्तान पर क्या होना चाहिए। चीन के साथ हमारे जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं बॉर्डर के, उसको लेकर क्या होना चाहिए। जो एक चीज जो बहुत अच्छी हुई है, मानते हैं कि अच्छी हुई है, कि 2024 के चुनाव के पहले इस तरह की कोई चूक नहीं होगी, नहीं होना चाहिए, जिसके राजनीतिक परिणाम देश को 5 साल तक और भुगतना पड़ सकते हैं।
तो उस लिहाज से सतपाल मलिक जी का आभार माना जा सकता है कि 5 साल बाद ही सही वो सामने तो आ गए। अगर वो इस बार भी नहीं आते सामने और 2029 के पहले अगर अपना मुंह खोलते तो हमको कितनी चीजें और देखना पड़ती है। मैं अभी इतना ही कह रहा हूं राजीव जी, बाद में और देखेंगे। जी बिल्कुल 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 गर्ग साहब, बहुत गंभीर बातें आप यहां बता रहे हैं। और 2024 भी पुलवामा के नाम पर ही होगा। फर्क सिर्फ इतना कि 2019 का रिजल्ट कुछ और था, 2024 का रिजल्ट शायद कुछ और हो। जो बात यहाँ गर्ग साहब रख रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सारी बातें आप लोग सुन रहे थे। दोस्तों, चर्चा हम कर रहे हैं एक इंटरव्यू जो सत्यपाल मलिक साहब ने सबसे पहले डीवी लाइव को प्रशांत टंडन जी ने जो इंटरव्यू लिया था, और उस इंटरव्यू में बहुत सारे खुलासे हुए, उन सबको आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं। और उसके बाद कई सारे इंटरव्यू सत्यपाल मलिक दे चुके हैं। और कल जो उन्होंने परतें खोलने की कोशिश की करण थापर साहब के साथ में, वो उसके बाद और हंगामा मचा हुआ है। और सीधा वार इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। क्या बिल्कुल दो दो हाथ करने की तैयारी में है सत्यपाल मलिक, या कुछ और है, समझेंगे। लेकिन मीनू जी जुड़ी हुई हैं शायद हमारे साथ। अगर जुड़ी हुई हैं तो मैं आना चाहता हूं। मीनू जी का शायद वीडियो थोड़ा डाउन है, लेकिन फिर भी मीनू जी आप अपनी बात रख रही थी। प्लीज अपनी बात जितनी जल्दी हो सके, जब तक आपका वीडियो है, जी प्लीज। जी जी जी, मैं ये कह रही थी कि अगर सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं, जैसा कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने शुरू कर दिया है अपना काम, तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, हिरासत में लिया जाए। और ये एक सरासर बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, जिसके ऊपर एक व्यक्ति राज्यपाल रहा है जो 4 राज्यों का, वो बोल रहा है। और जो प्रशांत टंडन जी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा और करण थापर के साथ इंटरव्यू में कहा, तो उसमें देखेंगे कि कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अलग अलग बातें कही है। इट मीन्स वो आदमी कंसिस्टेंट है, वो अपनी बात पे अटका हुआ है। ऐसा नहीं, आज जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी बोल रही है दिमागी हालत ठीक नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है, तो ये दिमागी हालत ठीक होने वाला व्यक्ति अपनी बात के ऊपर रुक नहीं सकता। और वो भी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते का गैप है आपके और करण थापर के इंटरव्यू में। तो ये चीज इनके ट्रोल आर्मी के बोलने से नहीं होगी। इसमें तुरंत प्रधानमंत्री को आकर आज रात ही 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री द्वारा। क्योंकि ये देखिए 2019 का आप माहौल याद कीजिए, उस टाइम क्या माहौल था। उस वक्त जो भी अगर कोई सवाल उठाने में अगर ये भी पूछ ले रहा था कि भाई गाड़ियां आई कैसे, तो उसको भी देशद्रोही साबित किया जा रहा था। विस्फोटक से भरी गाड़ी के ऊपर कोई सवाल भी उठा रहा था तो उसको भी देशद्रोही साबित किया जा रहा था। मतलब कोई भी व्यक्ति बोलने से डर रहा था। और इसका राजनीतिक फायदा इस बेशर्मी के साथ उठाया गया था कि देश के प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं में उन 40 शहीदों की तस्वीर पीछे लगा रहे थे, मंच पे लगा के। आज जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं 40 शहीदों की, शहीद जवानों की तस्वीर, उनको मंच के पीछे लगाया गया था। और इसपे जो शायद कांग्रेस पार्टी ने अपील भी दर्ज कराया था चुनाव आयोग से, लेकिन कोई आज तक उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया कि भाई इस तरीके से आप शहीदों की शहादत को भुना रहे हैं अपने चुनावी फायदे के लिए। तो इसमें तो अब ये है कि देखिए, जो सतपाल मलिक कह रहे हैं मेरे हिसाब से सही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई कहे ना कहे, जो राष्ट्र के जो समझदार अभी भी इसमें जिंदा है, जो जिनकी समझ अभी कुंद नहीं हुई है इस देश के अंदर, वो 2019 ही शक जता रहे थे इस पुलवामा के सारे घटनाक्रम के ऊपर। तो उसके ऊपर आज मोहर लगाई है बीजेपी के भी एक व्यक्ति ने। और इंतजार किया जा रहा था कि कोई बीजेपी के अंदर से आके बोले, बीजेपी के अंदर से बाहर आए और अंदर क्या षड्यंत्र चल रहे हैं उनका खुलासा करे। देखिए, ये सारा घटनाक्रम ये बताता है कि ये देश षड्यंत्रों और एक व्यक्ति के विम्स एंड फैंसीज, उसके दिमाग में जो आ जाता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके अकॉर्डिंग ये देश चलाया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़े खतरे का सूचक है। मेरा ये कहना है कि इस वक्त तो जो विपक्षी एकता की जो बात हो रही है, वो ये अडानी के साथ साथ ये एक दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर मिल गया है, ग्लो मिल गया है, जो फेविकॉल है ये, जो एक दूसरे से बांधेगा उनको। ये जो शहीद परिवार है, उनके परिवारों पे क्या बीत रही होगी। 40 परिवार, कम से कम 40 गांवों के बच्चे होंगे, वो सपूत होंगे।
तो उनको उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। देश का विश्वास हट गया है प्रधानमंत्री के ऊपर से। आप सेना का दूसरों को उपदेश देते हैं और आप सेना का उपयोग चुनावी फायदे के लिए करते हैं। ये अब तो यही आरोप लगाया जाएगा अगर प्रधानमंत्री सामने आके नहीं बोलते हैं, उनको बोलना ही पड़ेगा। तो ये जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इनकी जो ये इवेंट बाजी, ये इस तरह की और ये इस तरह की खतरनाक और इतनी घिनौनी इवेंट बाजी उन्होंने की 2019 की कि मतलब सोच के भी कांपने लगता है शरीर, सोच के भी सिहरन होती है कि किस तरीके की सोच, कितनी गंदी दूषित सोच प्रधानमंत्री का। आई एम सॉरी टू से, लेकिन देश के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है। और जो अभी श्रवण जी बोल रहे थे कि 2024 में कम से कम कोई इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये तो अच्छा ही हुआ। अब तो जो शुरू से लेके 2002 से लेके आज तक जितने भी घटनाक्रम या कांड हुए हैं, उन सब में षड्यंत्र की बू आती है। अब तो इस पुलवामा ने ये तय कर दिया है कि 2002 से लेके आज तक बहुत सारे षड्यंत्र हुए हैं, जिनका की जो प्रतिफल मिला उनको, वो उन्होंने आराम से भोगा उसको। बट नाउ योर टाइम इज ओवर प्रधानमंत्री जी। जी राजीव। प्रधानमंत्री जी टाइम इज ओवर कह रही हैं मीनू जी, लेकिन यही बात उधर सतपाल मलिक भी कह रहे हैं। सतपाल मलिक भी जो इशारा कर रहे हैं या सीधा अटैक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कल खुलकर वो करण थापड़ को अपनी बात जब रख रहे थे तो सीधा सीधा कई सारी बातें जो प्रशांत टंडन जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए वहां पर वो करते हुए सुने जा सकते हैं। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या आपको भी लगता है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सियासी है? राजीव जी, अगर पुलवामा का हमला को भुनाया जाना सियासी मामला था तो ये मामला भी सियासी है। जाहिर सी बात है कि देश के अंदर जब राजनीति हो रही है तो सब कुछ मामले राजनीतिक ही होंगे, तो ये राजनीतिक मसला है। लेकिन सतपाल मलिक जी के बारे में राजीव जी एक बात बड़ी मशहूर है और मैंने उनके कई भाषण सुने हैं 1989 से लेकर अब तक। वो जब वीपी सिंह के साथ हुआ करते थे तो वो अपने भाषण की शुरुआत करते थे संभावित सर्वाधिक संभावनाओं से भरे हुए वीपी सिंह जी। वो जब मुलायम सिंह के साथ हुआ करते थे तो शुरुआत करते थे संभावित सर्वाधिक संभावनाओं से भरे हुए मुलायम सिंह जी। अजीत सिंह के साथ हुआ करते थे तो सर्वाधिक संभावनाओं से भरे हुए अजीत सिंह जी, सर्वाधिक संभावनाओं से भरे हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन मुझे लगता है कि आज अगर सतपाल मलिक जी भाषण देंगे तो किसी हाल में नहीं कहेंगे कि सर्वाधिक संभावनाओं से भरे हुए नरेंद्र मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में वो कह रहे होंगे सर्वाधिक संभावनाओं से भरे हुए, तो इसका मतलब वो संभावनाएं उन्होंने तलाश नहीं है। और आज जो आईटी सेल है भारतीय जनता पार्टी का, वो उनका एक पिछला वीडियो भी वायरल कर रहा है कि लोग जूतों से मारेंगे राहुल गांधी को। तो इसका मतलब कि राहुल गांधी के विषय में जो पहले बोल चुके हैं, तो आज अगर सतपाल मलिक कुछ बोल रहे हैं तो ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित नहीं है किसी भी हाल में। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी के विषय में जूतों से मारेंगे ये भी बोल चुके हैं। तो इसलिए सतपाल मलिक जो बोल रहे हैं उसके राजनीतिक निहितार्थ जो निकालने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि इसके बीच में कांग्रेस जो लाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं है। सतपाल मलिक जो कह रहे हैं, शरण जी की बात बिल्कुल सही है कि अगर 2019 में बोल देते तो हो सकता है कि वो उस समय बहुत सी चीजें देश को नहीं देखनी पड़ती। लेकिन ये भी हो सकता है कि सतपाल मलिक अगर 2019 में बोल देते तो सतपाल मलिक को उसकी बातें उस वक्त सुनी ही नहीं जाती, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी गई थी। मुझको अच्छी तरीके से राजीव जी याद है कि एक टीवी चैनल ने जो थी वो डिबेट रखी थी इंडिया गेट पे, और उस समय बड़ा शौक चला था कि इंडिया गेट पे सारी लाइव डिबेट हो रही थी। मैं भी उस डिबेट में था और परिस्थितियां ये थी कि वहां ट्रोल हो रहा था जो मोदी जी के खिलाफ भी बोलने की कोशिश कर रहा था। बालाकोट होके चुका था तो जो कहा जा रहा था कि वहां जो अमित शाह ने कहा था कि 350 मारे गए, तो मुझसे जो सवाल किया गया, मैंने कहा अमित शाह झूठ बोल रहे, 350 मारे गए, 1000 मारे गए थे वहां। तो अब इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के पास कुछ नहीं था कि 350 मारे गए, अमित शाह के पास ये कहां से आया। लेकिन मैंने कहा मेरे सवाल का जवाब तो 1000 मारे गए। तो ये परिस्थितियां थी। तो ऐसे समय में अगर सतपाल मलिक उसमें सच बोल भी देते तो मुझे लगता है कि सतपाल मलिक को उसमें सुना ही नहीं जाता, क्योंकि इस तरीके से मीडिया के जरिए चीजें पैदा कर दी गई थी। तो आज जो परिस्थितियां, मैं शरण जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि
सतपाल मलिक को यह बधाई दी जा सकती है कि 2024 से पहले अगर कुछ होने की आशंकाएं लोग जो व्यक्त कर रहे थे लगातार, और हम लोगों की डिबेट में कई हमारे पहले से उन्होंने आशंकाएं व्यक्त की थी कि बहुत कुछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खजाने में रहता है, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के खजाने में रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के खजाने में बहुत कुछ जो सतपाल मलिक ने निकाल दिया है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, और ये भी आप कह सकते हैं कि अगर धोखे से भी खुदा ना खास्ता इस तरीके की पुलवामा जैसी कोई घटना या इस तरीके का कुछ भी होता है, तो अब ये शक की सुई जो है सीधी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जाएगी कि इसके पीछे दाल में जो है बहुत कुछ काला है, दाल पूरी काली है। अब एक सवाल और उठता है राजीव जी, जो किरण पटेल पुलवामा में जम्मू कश्मीर में घूम रहा था सिक्योरिटी लेकर के, अब ये जांच होनी चाहिए कि क्या वो किरण पटेल जो था वो 2019 से पहले पुलवामा की घटना से पहले भी कश्मीर गया था। अब जांच के बहुत से पहलू उठेंगे और इसके अंदर बहुत सी चीजें जो उठेंगी। कुल मिलाकर के राजीव जी जो सवाल उठ रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर निश्चित तौर पे जवाब देना चाहिए। सरकार की जवाबदेही बनती है। इतने गंभीर आरोप जो है जिस तरीके से सतपाल मलिक ने लगाए हैं, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निकाला नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, और धारा 370 जो खत्म की गई थी वो उनके ही राज्यपाल रहते हुए खत्म की गई थी। तो उनके आरोपों को भारतीय जनता पार्टी जो है नकार नहीं सकती है किसी तरीके से। इस पर जांच तो निश्चित तौर पर बनती है। अगर सतपाल मलिक वास्तव में सच नहीं बोल रहे हैं तो सरकार उन पर कार्रवाई करे, और अगर जांच बनती है और सतपाल मलिक सच बोल रहे हैं तो जाहिर तौर पर जी इससे बड़ा देशद्रोह कुछ हो नहीं सकता 70 सालों में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि मामला जो जैसा अभी कह रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी कि ये प्रायोजित नहीं है, और प्रायोजित नहीं है ये तो सही है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले इंटरव्यू लिया, प्रशांत टंडन जी शायद प्रायोजित तौर पे तो गए नहीं थे, स्पॉन्सर्ड वे में, सब उनसे मेरे सामने ही बात हुई, उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए हामी भर दी। उनका कहना था कि हाँ कल 12 बजे मेरे घर आ जाइए, मैं ऑनलाइन नहीं जुड़ सकता, मुझे तकलीफ है, यही बात हुई थी प्रशांत जी। और उसके बाद प्रशांत जी जाते हैं वहां, इंटरव्यू लेके आते हैं। तो प्रायोजन तो यहाँ किसी भी ढंग का नहीं है, लेकिन हाँ एक मसला, एक मामला ऐसा है, एक मुद्दा ऐसा है जो कांग्रेस के हाथ में है। अब ये कांग्रेस और विपक्षी दलों को है कि इसका सियासी फायदा, सियासी लाभ कितना ले, लेकिन किस रूप में आप देखेंगे इसको, आपकी टिप्पणी। राजू जी देखिए, जैसा कि कहा गया कि ये जब अटैक हुआ था पुलवामा का, तभी इसे संदेह के घेरे में था और उसका एक खुलासा हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सतपाल मलिक के कहने के बाद ही लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में तो पहले से भी आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश को एक खास पैटर्न में बना दिया गया है पॉलिटिकली, तो उससे बहुत सारी चीजें इसके ऊपर डिस्कस नहीं होती। अब निश्चित रूप से डिस्कस तो होंगी, लेकिन मैं इन चीजों को सियासी फायदे या इसका नतीजा क्या निकलेगा इससे भी आगे जाके ये देखता हूं कि क्या अब देश या लोकतंत्र के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वे सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर कर सकते हैं? क्या बहुत सारी एजेंसियां हैं, क्या इसमें जाकर सरकार को कुछ कह सकती हैं कि इसके ऊपर कुछ न कुछ दिया जाए? आप याद कीजिए कि अडानी मामले पर भी इतना कुछ हो गया, इसमें देश के सबसे बड़े एक विरोधी दल के नेता को उसकी सांसदी चली गई, बहुत ऐतिहासिक घटना है, जो 2 या 3 ही मौके पर ऐसा हुआ है। उसके बाद भी सरकार की ओर से कोई बहुत ज्यादा अभी भी अडानी मुद्दे पर कुछ नहीं आया है। तो निश्चित रूप से इस सरकार के पास इतना हौसला है, इतनी ताकत है और इतनी ढीठता भी है कि वो जनता की किसी भी बात का जवाब न दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस खुलासे के बाद और सतपाल मलिक के बोल देने के बाद देश एक ऐसे बिंदु पर खड़ा हो गया है कि जब उसे चुनना होगा कि आपको आपके नेता की चुप्पी चाहिए या आपको देश का लोकतंत्र चाहिए। अब हम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए या लोकतंत्र में शामिल जितने लोग हैं, उसमें मीडिया क्या रोल करेगा उसके ऊपर तो सीधे सीधे वहीं पर कांग्रेस ने मतलब कटाक्ष किया कि देखिए अब इसमें जो मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम चुप्पी जो है वो रास्ता जो है सरकार हमेशा अपनाती रही है, मोदी भी चुप रहे हैं। लेकिन मीडिया की ओर भी इशारा किया गया कि अब इसको किस तरीके से उठाया जाएगा। और कल के अखबारों में, कल के मीडिया के या शाम के भी हेडलाइन से पता चल जाएगा कि मीडिया क्या अब भी देश के साथ है या इनके साथ है, सरकार के साथ है। ये जो खुलासा है, ये खुलासा हम सब के लिए, पूरी जनता के लिए आंख खोल देने वाला होना चाहिए। लेकिन जिस समय ये कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो मैं उसके नीचे जो लोगों के कमेंट्स आ रहे थे वो भी देख रहा था।
उस कमेंट्स में अभी भी बहुत सारे तत्व ऐसे बचे हुए हैं जो जनता का ही हिस्सा है। वो किसी ने कहा कि कांग्रेस की तो बकबक करने की आदत है, कुछ ने कहा कि सरकार को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो उन तत्वों को जगाना जो है असली सबसे बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज जो केवल कांग्रेस का नहीं है, ये केवल संपूर्ण विपक्ष का नहीं है, ये मीडिया के सामने भी चैलेंज है कि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाए और लोगों को इवोक करे, लोगों को प्रोत्साहित करे कि भाई आप सरकार से सवाल पूछिए। अंतिम बात मैं जो कहूंगा कि वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसका क्या रिएक्शन होता है, ये देखने वाला होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने बहुत सारी चीजों का खुलासा किया है कि सारे के सारे को चुप करा दिया गया है। राष्ट्रपति को भी वो साइडलाइन करके रखा हुआ है। राष्ट्रपति के जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसका भी अप्रूवल जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है। प्रशासन तो पूरा का पूरा उनके हाथ में है, लेकिन देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी इंटरनली जो है इससे व्यथित होती है या इसी लाइन पर चलती है या मोदी के पीछे अब भी खड़ी होती है। मुझे सबसे बड़ी जो आशा है वो आशा जो है वो पार्टी के अंदर जब तक कोई इसका बहुत जबरदस्त असर नहीं होगा तब तक बहुत नहीं है। स्टेक होल्डर्स धीरे 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 समझ रहे हैं, लेकिन उसकी गति जो है बहुत धीमी है। बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है कि जब लोगों को एक तरफ देश और एक तरफ नेता को चुनने की बात आती है तो लोगों ने देश को चुना है। देखना यह है कि हम भारतीय अब नेता को चुनते हैं किसी या देश को वजन देते हैं और देश की तरफ अपना पलड़ा भारी करते हैं। राजीव जी, यही देखने वाली बात होगी। जी जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बार बार राष्ट्रवाद की बात आती है। देखिए 2014 का चुनाव हम चर्चा करते ही हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ा गया और केजरीवाल की पार्टी बन गई भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। और 2019 का चुनाव हम देख चुके हैं, पुलवामा यानी राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा गया। लेकिन अब यही राष्ट्रवाद क्या गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, किस रूप में इसको देखा जाए? हालांकि जैसे अभी दीपक जी कह रहे थे कि कई लोग कमेंट कर रहे हैं 38% वोट उनको 37-38% वोट जो है वो एनडीए के खाते में उस समय गया था। और 38 नहीं 30% तो लोग रहेंगे ही, कुछ तो रहेंगे ही जो खिलाफ भी बोलेंगे। लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष एक तरफ और विपक्ष एक तरफ, जो विपक्षी एकता की भी बात हो रही है, वैसे में ये कितना मददगार साबित हो सकता है? इस सवाल का जवाब मैं और भी अपने दूसरे साथियों आपके अलावा और लोगों से भी जानना चाहूंगा कि कितना मददगार हो सकता है। क्या एक मुद्दा जो अभी गुलाम नबी आजाद साहब जो किताब लिखकर आजाद किताब के जरिए अटैक कर रहे थे गांधी परिवार पर, खासकर राहुल गांधी पर, ये सारे मुद्दे इसमें धुल गए, दब गए और यहाँ एक नया मुद्दा सामने दिखाई दे रहा है और जिसमें खुद सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, कई तरफ से नजर आ रही है। एक अकेला सतपाल मलिक भारी पड़ गए, क्योंकि भारी उधर सीना ठोक के कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये भी एक्ट करके बताया है सतपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में। स्वामी जी, देखिए राजीव जी, मैं एक निवेदन आपसे करूंगा, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की बात ना करें। देखिए ये वास्तविक मुद्दा है, आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा देशद्रोह का ये है मुद्दा। मैंने मीर जफर और उनकी बात सुनी है, जयचंद की बात। अगर ये घटना सतपाल मलिक सही कह रहे हैं, राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं, कौन प्रधानमंत्री बने इससे कोई बड़ा मुद्दा नहीं। मुद्दा यह है, इससे बड़ा देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह हो नहीं सकता। मेरे लिए आज की तारीख में जो सबसे बड़ी चीज है वो है भारत माता। जो मेरे वीर सैनिक, और उस समय ये कहा जाता था कि वीर सैनिक वहां पे -40 डिग्री में रहते हैं, +44 डिग्री में रहते हैं, उनके त्याग के बारे में सोचिए। आज की तारीख में मेरा दिल तड़पता है उन जवानों के परिवार के लोगों से, और जो शमन जी ने कहा, लाखों जवान जो सीमा में जाके हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है क्या? देखिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसका कोई राजनीतिक इंप्लीकेशन नहीं है, बल्कि मैं तो आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा, सतपाल मलिक को और डोवल साहब को और राजनाथ सिंह को तुरंत कस्टडी में लिया जाए और उनको कस्टडी में लेके यह पूछा जाए और आमने सामने बिठा के पूछा जाए कि सतपाल मलिक साहब प्रूव कीजिए कि आपने कहा था कि इनको हवाई जहाज दिलाए जाएं, ये प्रूव कीजिए कि वहां पे सैनिटाइजेशन नहीं हुआ था, ये प्रूव कीजिए कि वहां पर जीप जो है 10 दिन तक 350 किलो आरडीएक्स लेके घूमती रही, और सतपाल मलिक ने कहा है पूरी जीप भरी हुई थी आरडीएक्स से। ये मेरे भारत माता के साथ सबसे बड़ा देशद्रोह है, और इतने बड़े देशद्रोह में अब राजनीति क्या होगी, कौन चुनाव जीतेगा, इसका प्रश्न नहीं है।
ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाए। सतपाल मलिक के पास इसके प्रूफ होंगे, उनके चीफ सेक्रेटरी से जो कन्वर्सेशन हुए हैं, उनके सेक्रेटरी के जो कन्वर्सेशन हुए हैं, उनके पास प्रूफ होंगे। और अगर उनके पास प्रूफ हैं, राजनाथ सिंह चाहे कोई कितने बड़े नेता देश के हों, आज कुछ भी हों, उनको कस्टडी में लिया जाए। और डोवल साहब ऐसे हों, मेरे देश के साथ मैं किसी को गद्दारी नहीं करने दूंगा, देशद्रोह नहीं करने दूंगा। मेरे साथ कुछ भी हो जाए राजीव जी, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह देशद्रोह का मुद्दा है। इतना बड़ा देशद्रोह का मुद्दा नहीं हुआ है, इनको कस्टडी में लिया जाए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको सड़क पे, चौराहे पे खड़ा किया जाए। जैसे यहां पे एनकाउंटर कर देते हैं और जीप में कुचल देते हैं और जीप पलट जाती है, इनमें से 3 में से 1 की जीप पलटे। मैं राजीव जी बहुत क्षुब्ध हूं आज की तारीख में, आज की तारीख में इतना क्षुब्ध हूं। इतना बड़ा देशद्रोह, देश के लिए जान देने वाले सैनिकों के साथ षड्यंत्र, उनके खून की कीमत, उनके चीथड़े। मैंने आगरा की एक बेटी को सुना था, एक कार्यक्रम में मैं गया था, एक एनक्लेव में गया था, चेहरा नहीं था, पूरा शरीर चीथड़े थे। उसकी बेटी कह रही थी, उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति के चेहरा दिखा दो, उन्होंने कहा चेहरा नहीं है, चीथड़े उड़ गए थे। और अब हम राजनीति की बात कर रहे हैं। अरे किसी की कोई राजनीति से मुझे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सड़क पे, चौराहे पे इनकी जीप पलटी जाए, इनका एनकाउंटर हो, 3 में से 1 का एनकाउंटर जरूर हो। राजीव जी। जी प्रशांत टंडन जी बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ स्वामी जी। लेकिन प्रशांत जी आप इंटरव्यू ले रहे थे और जरा थोड़ा सा और इसमें आपके इनपुट्स को चाहूंगा कि क्या किस रूप में देखा जाए। ये बहुत गंभीर मसला तो है ही, लेकिन क्या ये सियासत के इर्द गिर्द नाचता हुआ नहीं दिखाई देता? जी हाँ, सवाल जरूर है कि मैं सतपाल मलिक का इंटरव्यू लेने क्यों पहुंच गया। वो खबरों में तो थे नहीं और उसके बाद वो खबरों में आ गए, तो ऐसा क्या हुआ? सतपाल मलिक साहब का इंटरव्यू लेने में इसलिए गया था राजीव जी कि वो बार बार चिट्ठियां लिख रहे थे गृह मंत्रालय को और उनको सुरक्षा नहीं दी गई थी। उनको सुरक्षा ना दिए जाना और उनको सरकारी मकान ना दिए जाना एक वजह थी कि मैं उनसे मिलना चाहता था और उनका इंटरव्यू लेना चाहता था। अब क्योंकि उनके कार्यकाल में राज्यपाल के दौरान 3 बड़ी घटनाएं हुई थी। महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरी थी, असेंबली भंग हुई थी, धारा 370 हटा था और पुलवामा 3 घटनाओं पे बात होना जरूरी था। और क्योंकि सतपाल मलिक एक राजनीतिक गवर्नर हैं, वहां पे डॉक्टर कर्ण सिंह के बाद दूसरे राजनीतिक गवर्नर हैं लंबे अंतराल के बाद। जम्मू कश्मीर का गवर्नर हमेशा कोई फौज का रिटायर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस ही बनता रहा है। तो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और इसलिए उनका इनपुट और उनका तौर तरीका, उनका एंगेजमेंट, उनकी तफ्तीश करने का तरीका एक पॉलिटिशियन का तरीका है। इसलिए वो बड़ी हिम्मत से बोल रहे हैं। कोई गवर्नर जो कि सिविल सर्वेंट हो या फौज का हो या आईपीएस हो, वो इस तरीके से नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। जैसा श्रवण गर्ग जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव दिया है कि पुलवामा 1 ने एनडीए को जिताया, तो पुलवामा 2 जो अब हो रहा है वो पानी फेर देगा। और वो दिख रहा है कि आप देखिए, अभी आप भी चर्चा कर रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद छाए हुए थे, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब हवा हो गए। अब सतपाल मलिक चल रहे हैं सब जगह, ट्रेंडिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्हीं की हो रही हैं। तो राजीव जी मूल वजह ये थी उनका इंटरव्यू लेने की। अब वो सतपाल मलिक, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं और बहुत ज़माने पहले श्रवण गर्ग जी तो उनको लंबे समय से जानते हैं। वो जब जनमोर्चा में थे तब भी उनका इंटरव्यू लिया था मैंने, जब वो 5 लोगों ने मिलकर जनमोर्चा बनाया था। तो 89 की बात है शायद, तो तब भी मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। लेकिन सतपाल मलिक हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, वो थोड़ा हिम्मत वाले पॉलिटिशियन हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। और तो सिक्योरिटी का मैं बता दूं राजीव जी कि बहुत
बिल्कुल एक मिडिल क्लास कॉलोनी में वो रहते हैं। मैं इस चर्चा में उनका एड्रेस और कॉलोनी का नाम नहीं बताऊंगा सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन वो एक बहुत ही मध्यम वर्ग कॉलोनी के फर्स्ट फ्लोर में वो रहते हैं, एक नॉर्मल से किसी मध्यम वर्गीय फ्लैट में। और वो कह रहे हैं कि उनको एक पीएसओ दिखाई दिया। मैं जब उनका इंटरव्यू लेने गया तो मुझे वो पीएसओ भी नहीं दिखाई दिया। एक आध वहां पे उनके हेल्प करने वाले लोग थे जो जिन्होंने चाय वाय ला के रखी थी। तो उनके पास एक कोई महिला कर्मचारी थी और एक कोई और व्यक्ति थे। सिर्फ 2 लोगों के साथ वो मुझे वहां दिखाई दिए। तो आप एक एमएलए एमपी के पास भी जाते हैं जब, अगर मिनिस्टर तो छोड़ दिए, तो भी उसके इर्द गिर्द आपको दिखाई देता है। हमको 5 मिनट तो लगे कि उनका फ्लैट है कहाँ देखने में। आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर राज्य का पूर्व गवर्नर वहां रह रहा है और आपको कोई अंदेशा नहीं है। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है और इसलिए इंटरव्यू की शुरुआत ही वहीं से हो रही है कि सुरक्षा की वजह से उनको सुरक्षा है, सुरक्षा की जरूरत है। उनके इस दौर में बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, पुलवामा जैसा हमला हुआ है, तमाम आतंकवादी कार्रवाइयां हुई हैं। दूसरी बात देखिए राजीव जी, पुलवामा में जब बात खुलेगी तो अब बहुत दूर तक जाएगी। अब याद कीजिए 2019 में क्या टाइम गैप था हमले का और प्रधानमंत्री के रिएक्शन का। आपको याद है, हम सबको याद है कि रुद्रपुर में रैली थी, प्रियंका गांधी का भी लखनऊ में एक पॉलिटिकल कार्यक्रम था, वो पॉलिटिकल प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। प्रधानमंत्री की रुद्रपुर की रैली कैंसिल नहीं हुई थी। हमले के बाद वो रैली हुई थी और प्रधानमंत्री ने फोन पे उस रैली को संबोधित किया था। ये दिखाता है कि जो सतपाल मलिक कह रहे हैं कि बहुत कैजुअल एटीट्यूड है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि किन चीजों से, ये दिखाता है। इसकी ये सारी घटनाएं, ये सारे फैक्ट्स उसकी तस्दीक देते हैं, गवाही देते हैं कि कितना कैजुअल एटीट्यूड है। दूसरी बात राजीव जी, इंपॉर्टेंट बात है, पुलवामा की बात खुल रही तो बहुत सारी बातें आएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के पास न्यूक्लियर बटन होता है, वो न्यूक्लियर बटन डेलीगेट नहीं होता किसी को कि, और न्यूक्लियर बटन कोई बिजली के बटन की तरह का नहीं होता। वो पासवर्ड और कोड और ये सारी चीजें होती हैं, मल्टीपल लेयर्स कमांड्स होते हैं, वो प्रधानमंत्री के पास होता है 24/7। उसको किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री पुलवामा जैसे हमले के बाद बाई रोड वो बरेली गए हैं, जिम कॉर्बेट से, सड़क के रास्ते से। याद कीजिए कि ऐसे हमले दूसरे देशों में होते हैं तो वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों का किस तरीके की सुरक्षा कर दी जाती है। बाई रोड बरेली से गए और बरेली से तो हवाई जहाज से वो दिल्ली आए। तो अगर ये पूरी जांच का फिर से की जाए तो ऐसे ऐसे आपको उसमें लैप्सेस दिखाई देंगी, ऐसी ऐसी लापरवाहियां दिखाई देंगी जो अजीब सा संदेश देती है। अब मैं इंटेलिजेंस फेलियर की बात होती है बार बार। अब आप देखिए कि इंटेलिजेंस फेलियर में 4 फरवरी को एनआईए ने वहां पे जैश ए मोहम्मद के ऑपरेटिव को आइडेंटिफाई किया और पकड़ा 2017 के सीआरपीएफ अटैक में। और इसके बाद कई घटनाएं हो रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड लश्कर तोयबा डिस्ट्रिक्ट कमांडर आइडेंटिफाइड एज इरफान शेख अहमद, लोकल रेजिडेंट। इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, गिरफ्तारियां हुई होंगी, पूछताछ हुई होगी, पूछताछ हुई होगी तो कुछ बातें बाहर आई होंगी। लगातार इंटेलिजेंस इनपुट है, लगातार घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद आपने सड़क के रास्ते से भेज दिया। तो सतपाल मलिक जो बातें कह रहे हैं करप्शन के बारे में,
जो बातें वो अडानी के बारे में कह रहे हैं वो एक राजनीतिक बयान है, उनको आप राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ ले सकते हैं। लेकिन जो पुलवामा के बारे में बातें कह रहे हैं, और अब अगर सतपाल मलिक ने ये बोला है तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे वो लोग जो सच बोलना चाहते हैं शायद हिम्मत नहीं कर पा रहे होंगे, वो लोग अब जबान शायद खोलें। तो एक तो ये मैं बताना चाहता था दर्शकों को कि मैं इंटरव्यू लेने क्यों गया था उनका, वो इसलिए गया था। फिर वो बातें बहुत सारी आ गई जो कि दर्शक जाके डीबी लाइव चैनल में देख सकते हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात यही थी कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था उनकी दुरुस्त क्यों नहीं की जा रही है, और ये बहुत बड़ी चिंता उनके लिए है, और यही जानने की कोशिश, और इसमें हम लोगों की चर्चा भी हुई थी और उनसे बातचीत और उसके बाद इंटरव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात। सुनील शुक्ला जी, क्या देखा जाए, क्या किस रूप में देखा जाए? पुलवामा पे बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं। सतपाल मलिक, पुलवामा को अगर थोड़ा किनारे किया जाए, और सतपाल मलिक एज ए पॉलिटिशियन अगर बात करें हम, तो उनको कहां आप पाते हैं? क्या आज की तारीख में, जैसे अमलेंदु जी शायद कह रहे थे कि चाहे वीपी सिंह हो, चाहे उसके बाद मुलायम सिंह यादव हो, कई ऐसे नेता आए जिनके काफी करीब नजर आए सतपाल मलिक, क्या अब जैसे राहुल गांधी की तारीफ वो कर रहे हैं तो इधर करीब जाते हुए नजर आ रहे हैं? हालांकि अपने इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं, लेकिन कुछ पार्टियों की मदद करने जरूर जा रहे हैं। ये बात जरूर हो रही थी। राजीव जी, सतपाल मलिक का साक्षात्कार मैंने लिया था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे थे इलाहाबाद से, और उसके प्रचार अभियान में आए हुए थे और बड़े सक्रिय थे। मैं उन्हीं दिनों से इनका बहुत सम्मान करता हूं। एक नेता के रूप में उनको एक कमिटेड व्यक्ति मानता हूं मैं, और ऐसा व्यक्ति मैं मानता हूं जो कि सांप्रदायिकता को लेकर कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। राष्ट्रहित उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने विचारधारा को लेकर के भी उनके मन में एक बहुत बड़ी आस्था है। बहुत बहुत मेहनत करते हुए मैंने उस चुनाव में देखा था। गर्मी का दिन था और विश्वनाथ प्रताप जी कांग्रेस छोड़ करके जनमोर्चा के उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद में लड़ रहे थे, और पूरी की पूरी भारत सरकार उनके खिलाफ थी, पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ थी। और उसमें भी ये सीमित संसाधनों के साथ लुटने लगे हुए थे। उसी दौरान मैंने इनके साथ समय बिताया था, प्रचार अभियान के दौरान, और बात ही मैंने की थी। मैं एक अखबार में काम करता था उस समय। मैं यह विश्वास पूर्वक कर सकता हूं कि राजनैतिक लाभ के लिए सतपाल मलिक इस तरह की बात नहीं कर सकते। और सतपाल मलिक का प्रशांत जी के इंटरव्यू के पहले भी एक आध इंटरव्यू आए हैं, लेकिन वो सब के सब केवल उनकी सुरक्षा तक सीमित रहे। जब उनका एक वक्तव्य आया था कि इनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है, पर्याप्त सुरक्षा उनके पास नहीं है, तो कुछ मीडिया के लोग उनका इंटरव्यू लेने गए थे। उनका आया था जिसमें केवल और केवल सुरक्षा की बात होती है, बाकी बात मैंने कभी सुनी नहीं। लंबा इंटरव्यू प्रशांत जी का ही आया जिसमें कई पक्ष हैं, और उन्होंने केवल पुलवामा की बात नहीं कही, उन्होंने उस भ्रष्टाचार की बात कही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े व्यक्ति का नाम तक लिया, और रुपयों तक का नाम लिया, कितने रुपए उनको देने का प्रस्ताव किया गया था। और इस रुपए की बात उन्होंने पद पे रहते हुए कही थी कि मुझे पैसा देने के लिए, कुछ फाइल क्लियर करने के लिए पैसे का प्रस्ताव किया गया था, जिसको मैंने इनकार कर दिया। और उस समय उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इस बार उन्होंने नाम लिया बाकायदे प्रसाद जी के इंटरव्यू में। इसके अलावा अडानी के मुद्दे पर उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार को लेकर के कोई उनके मन में गंभीरता नहीं है। एक बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बात कही है। यह तो मुझे स्वीकार करने में सुविधा होगी कि उन्होंने किसी राजनीतिक कारण से इंटरव्यू दिया, राजनीतिक लाभ के लिए इंटरव्यू दिया। मुझे लगता है कि जो उनकी प्रतिबद्धता है, एक देश के बारे में सोचने वाले राजनेता के रूप में जो उनकी छवि है, उनके कारण जब उनसे बात पूछी गई, जब अवसर आया, और तो उन्होंने ये बातें कही। और उन्होंने मेरी जानकारी में यही, मैं कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने किसी को बुला के इंटरव्यू नहीं दिया कि आप आइए मेरा इंटरव्यू लिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लोग, ये बात उठी, लोगों के पास जाने लगे, जितने लोगों ने सवाल किए उसका उन्होंने जवाब दिया। अब तरह तरह के इंटरव्यू सामने आ रहे हैं। तो दूसरी चीज उन्होंने ये भी साफ साफ कर दिया
आप याद कीजिए कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तब उन्होंने खुल के अपनी बात कही थी और उन्होंने कहा था किसानों के साथ जो सरकार कर रही है ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से भी मैंने कहा कि आप किसानों को हल्के से नहीं लिया, उनकी मांगों को हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए, उनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। तो एक ऐसे नेता के रूप में उनकी भले राजनीतिक उपलब्धियां उस तरह से ना रही हो जो किसी को दिखाई पड़े, लेकिन एक मजबूत नेता और अपनी बात कहने के लिए सक्षम नेता के रूप में, तार्किक तरीके से कहने वाले नेता के रूप में रही है और अपनी बात को कहते रहे हैं। इस इंटरव्यू के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरी नहीं है, लेकिन मैं कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करूंगा, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस के पक्ष में प्रचार की बात केवल यही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से लड़ती हुई राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी है और वो उसके खिलाफ वो प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे, उम्मीदवारों के पक्ष में वो बात करेंगे। अगर ये बात उन्होंने, अगर इतनी तरह इंटरव्यू उन्होंने सरकार के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं तो यह बात कहनी भी चाहिए। ये गुलाम नबी आजाद की तरह से, जो गुलाम नबी आजाद की बात क्यों खारिज कर दिया जनता ने? मैं जानता तो सब कुछ है, बताऊंगा कुछ नहीं, तो अपनी जानकारी अपने पास रखिए। आप माहौल क्यों बना रहे हैं? मैं इनके बारे में जानता हूं, मैं उनके बारे में जानता हूं, मैं यहां भी गया था, मैं वहां भी देखा हूं, लेकिन बताऊंगा मैं कुछ नहीं। क्यों इसके उल्लेख का क्या मतलब हुआ? गोया कि आप किसी के खिलाफ एक हथियार बनने का प्रयास कर रहे हैं, या आप यूज हो रहे हैं, या एक देश हित में सोचने वाला एक नेता का वक्तव्य नहीं है। आज जो सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं, उनके लिए राजनीतिक हित महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए देश हित महत्वपूर्ण है। और इसी देश हित को लेकर के यह उस पीढ़ी के नेता हैं जो देश हित के लिए ही आगे बढ़े, राजनीति में आए हैं। अन्यथा ये भी उन्हीं नेताओं में इनकी गिनती होती जो आज इनके ईडी, सीबीआई और एनआईए दुनिया घूमती रहती है, कहाँ कहाँ संपत्ति रखे हुए हैं। इनके पास आओ, उनके ट्रेजरी में दो जोड़ी कुर्ता पजामा रखा है, लेके चले जाओ। आपको टंडन जी ने बताई दिया कि आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि सतपाल मलिक जैसा वहां नेता रहा है। सतपाल मलिक एमपी रहे हैं, सतपाल मलिक कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है और बड़ी ईमानदारी के साथ किया। कभी इनके निष्ठा को लेकर कभी भ्रष्ट हुई नहीं है। तो यह इनके द्वारा जो उल्लेख किया गया है, इसका बहुत राजनीतिक मान्य होगा, इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। अभी तक जो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिस नेता के ऊपर आरोप लगाया, आज तक उसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं कि गलत है, सही है, क्या है, कैसे है और कैसे खारिज कर सकते हैं आप। अगर वो चीजें थी, वो घटनाएं घटी हैं, उस तरह के प्रस्ताव बने थे, किसी निजी कंपनी का उससे लाभ होना था और इतने दिनों तक मामला पेंडिंग रहा और राज्यपाल ने उसको खारिज कर दिया, तो महत्वपूर्ण बात तो है ही है। धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की पहली महत्वपूर्ण घटना थी जिसने पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किया। और उस समय राज्यपाल ने जब से गंभीरता से बात कही तो किसी ने अनसुना कर दिया, लेकिन तब तक वाकई अमलेंदु जी सही कर रहे हैं कि किस तरह का माहौल बन गया था कि उस समय अगर आप बोलने का प्रयास करते कोई सुनता नहीं आपको। एक अलग तरह का परिवेश पूरे देश में बना हुआ था, लेकिन आज लोग तमाम बिंदुओं पर सोचने के लिए मजबूर हैं। अगर विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, अगर विपक्षी दलों ने राष्ट्रहित को मुद्दा बनाया, अगर विपक्षी दलों ने राष्ट्रहित की अनदेखी करने का मुद्दा बनाया, अगर विपक्षी दलों ने किसानों की अनदेखी का मुद्दा बनाया, तो एक माहौल बना हुआ है कि सरकार इस देश के गंभीर विषयों के प्रति गंभीर नहीं है। वह केवल अपने राजनीतिक हित नहीं कर रही, इसलिए उनकी बात का असर बहुत ज्यादा हो गया है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि दूसरा पुलवामा है जिसका बड़ा व्यापक राजनीतिक असर होगा। जी बिल्कुल आना चाहता हूं मीनू जी, और फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए, फाइनल कमेंट के लिए श्रवण गर्ग जी आपके पास आता हूं। मीनू जी, जो बातें अभी तक आप सुन रही हैं उसी में मैं चाहता हूं कि थोड़ा अपनी बात जोड़िए, और जो पक्ष है, विपक्ष वाला पार्ट जो है, क्या वो अब एक फायदा उसे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि सत्यपाल मलिक जो अब तक सत्ता पक्ष जो है वो पिच बनाता हुआ नजर आता था, और अभी तो दिखाई दे रहा है ये कि आप गुलाम नबी आजाद को सामने लाते हैं लेकिन सत्यपाल मलिक आ जाते हैं। अगर विपक्ष के द्वारा भी लाए गए हैं तब भी विपक्ष जो है उसकी तो जीत है। जी राजीव, सतपाल मलिक जो बात कह रहे हैं वो एक राजनीतिक बात नहीं है। जो पुलवामा को लेकर खासकर, वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत अति महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दा है। तो उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये एक राष्ट्रीय सनसनी का भी विषय है, जिसकी कि न्यूज चैनल जो मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, वहां से तो कोई गायब है ये खबर, वहां तो कोई इस चीज की खबर को लिया ही नहीं जा रहा है। लेकिन ये जो उन्होंने मुद्दा उठाया है, ये एक नए सिरे से सोचने के लिए बाध्य कर दिया है लोगों ने
कि आप देखिए मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी, जो विश्वास का जो एक रेट था कि भी कितना विश्वास है पब्लिक को, उसमें डेफिनेटली बहुत भारी गिरावट आएगी। आपके जो सर्वे करने वाले जो एजेंसीज है, अगर वो 1-2 दिन के अंदर अभी सर्वे लाए तो उनकी क्रेडिबिलिटी, जो विश्वास का जो वो है रेशो, वो है रेट है, वो कम, बहुत डिप करता हुआ आपको दिखाई देगा कि उसमें ये लगता है कि भाई प्रधानमंत्री नहीं, षड्यंत्र कर रहा है ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, तरह तरह की इवेंट बाजियां करता है इलेक्शन जीतने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और उसमें साथ साथ प्रधानमंत्री की डिग्री विवाद के घेरे में है आजकल, जबरदस्त घेरे में। तो वो सारी चीजें मिलके एक बड़ी अच्छी रेसिपी बना देती हैं पब्लिक के लिए। राइट, सतपाल मलिक की बात देखिए, सतपाल मलिक का पास्ट में क्या रहा है, या बीजेपी के सदस्य रहे हैं, या उन्होंने क्या नहीं किया है। मैं ये कहती हूँ कि अगर इस दौर में अगर कोई व्यक्ति भाजपा के अंदर से ही निकल के और सच बताने की हिम्मत करने के लिए आगे आया है तो उसके 100 खून माफ कर दिए जाने चाहिए पिछले, अगर, क्योंकि आज किसी को हिम्मत ही नहीं है सच बोलने की। आप बताइए, इतनी बड़ी लाइन है भाजपा के नेताओं की, बताइए कौन नेता निकल के आ रहा है अंदर से? कोई नेता अंदर से बाहर निकल के नहीं आ रहा है। अगर सत्यपाल मलिक बाहर निकल के आते हैं तो उनका वो एक वास्तव में राष्ट्रभक्ति है उनकी, वो एक देशभक्ति है। और उन्होंने, मैं तो ये कहूंगी कि नमक का कर्ज अदा कर दिया है, क्योंकि जिस चीज के बारे में अभी तक हम केवल अटकलें लगा रहे थे कि पुलवामा तो कुछ तो झोल है। देखिए, इसमें सतपाल मलिक का एक डायलॉग जो करण थापर के इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी ने उसको ये भी कहा कि आप चुप रहिए, ये कुछ और चीज है। अब कुछ और चीज है, जो लाइन है वो बड़ी खतरनाक लाइन है कि कुछ और चीज है, वो हमारे शक को पुष्ट करती है। तो सतपाल मलिक ने मेरे हिसाब से देशभक्ति का कर्ज अदा कर दिया है और उनके 100 खून माफ, और जो पुछली भी उनका जो भी कुछ है, मैं कहती हूँ उसको कुरेदा नहीं जाना चाहिए इस वक्त किसी पे। सतपाल मलिक की अगर बात करें तो पुलवामा को लेके बात की जानी चाहिए और अडानी को लेके बात की जानी चाहिए। जी राजीव जी। जी गर्ग साहब, क्या ये ब्रांड मोदी पर सीधा अटैक है? जो सतपाल मलिक जो बात कह रहे हैं और जो बात यहाँ मीनू जी जोड़ रही हैं, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये जोड़ रही हैं कि सीधा सीधा हमला। और क्या ये अभी तक बीजेपी 2014 से लेकर के आज लगभग 9-10वां महीना, मतलब 10वां साल अब शुरू हो जाएगा मई में, 10 साल में बीजेपी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती आई और मोदी पर सीधा हमला सतपाल मलिक का, यानी कि एक अलग राजनीति हम देखने जा रहे हैं, जहां बीजेपी के लिए अपना एक ब्रांड एम्बेसडर जो था अब वो भी डाउनवर्ड, ये इस रूप में देखा जाए। किस रूप में पूरी राजनीति को, थोड़ा सा मैं चाहता हूं, क्योंकि पुलवामा पे बहुत चर्चा हुई, थोड़ा राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साथ इसका जो पॉलिटिकल जो दशा दिशा है उस पर थोड़ी सी बात आप रखिए। देखिए राजीव जी, 3-4 बातें हैं जी। सतपाल मलिक पॉलिटिकल आदमी है और पॉलिटिकली एम्बिशियस भी आदमी है। मतलब जिस इलाके के सतपाल मलिक हैं उस इलाके के एक और आदमी हैं, वो भी हमारे मित्र हैं, आरिफ मोहम्मद खान। आप इन दोनों के बारे में कल्पना नहीं कर सकते कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। ये बड़ा एक्सेप्शनल है। मतलब जिस तरह से रहे हैं आरिफ साहब, जिनका बैकग्राउंड है, और जिस तरह का बैकग्राउंड सतपाल मलिक का रहा है, तो ये निश्चित रूप से सियासी मामला है और इसको सियासी बनने देने में कोई आपत्ति किसी को होना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमले करने के लिए ढूंढ ढूंढ कर पुराने कांग्रेसियों को ला रही है बाहर। क्यों ला रही है? घर के भेदी अगर कांग्रेस पर हमला करेंगे तो वो ज्यादा क्रेडिबल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई इसलिए है कि इस बार हमला भारतीय जनता पार्टी का आदमी कर रहा है, वो कोई बाहर का आदमी नहीं कर रहा है। कांग्रेस अगर ये तमाम चीजें उठाती तो कोई उसको यकीन नहीं करता।
जैसे घरों में बड़े घरों में खासकर जब संपत्ति का बंटवारा होने लगता है या सत्ता का बंटवारा होता है, तो एक भाई को जब आप बाहर करना चाहते हैं तो उसे पागल करार देते हैं। सतपाल मलिक को भारतीय जनता पार्टी अब पागल करार देना चाहती है। सतपाल मलिक के इंटरव्यू की 2-3 चीजों पर बारीकी से गौर किया जाना चाहिए। अगर आप उस इंटरव्यू को बजाय एक पत्रकार के और एक पॉलिटिशियन के, एक साइकोलॉजिस्ट की नजर से देखें, सतपाल मलिक धीमी आवाज में बात करते करते अचानक कुछ कहते कहते रुक जाते हैं। कि वो कुछ कहना चाहते हैं पर वो शायद रुक रहे हैं। ये बड़ा एक्सेप्शनल है कि अमित शाह के बारे में पूर्व में कही गई किसी बात को करण थापर के इंटरव्यू में वो विड्रॉ करते हैं, और उस विड्रॉ करने में अपने चेहरे पर किसी प्रकार का गिल्ट नहीं है उनको, और इसीलिए करण थापर उनसे बार बार पूछते हैं कि आप जो कह रहे हैं उस पर कायम रहेंगे ना। अगर आप उस इंटरव्यू को बारीकी से देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको कई परतें मिलेगी उसको भारतीय राजनीति की, भारतीय राजनेताओं की, भारत की राजनीति के बारे में। आप उस इंटरव्यू को एक कंटेंट के लिहाज से मत देखिए, किसी और नजरिए से देखिए। बहुत कम लोगों ने उसकी चर्चा की है क्योंकि वो बहुत धीमी आवाज में बात करते हैं। कि अदानी के बारे में जब पूछते हैं, उनके गोवा के कार्यकाल के बारे में पूछते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो सारा पैसा भ्रष्टाचार का है वो सिर्फ अपने पास नहीं रखते, वो ऊपर भी भेजते हैं। और बहुत धीमे से दबी आवाज में कहते हैं कि हो सकता है वो पैसा अदानी के पास गया हो। मतलब जो एलिगेशन है, आरोप जो है कि अदानी के पास जो पैसा है वो मोदी जी का हो सकता है, उसको भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा आदमी कह रहा है। करप्शन को लेकर जो वो बात करते हैं, है ना, प्रधानमंत्री के 2 मुद्दे हैं जो चुनाव के हैं या राजनीति के हैं, या तो किसी को देशद्रोही करार देना या भ्रष्टाचारी करार देना। सतपाल मलिक का इंटरव्यू दोनों चीजों को एक्सपोज कर देता है। वो प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचारी भी बता देता है और प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द की व्यवस्था को देशद्रोही भी करार देता है। तो राहुल का जो देशद्रोह जो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो अपने आप खत्म हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। कुछ नहीं करना है कांग्रेस को, केवल, और आप इसमें एक खूबी और देखिए, बहुत जबरदस्त खूबी है। सतपाल अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं। करण थापर अंग्रेजी में पूछते हैं, वो हिंदी में जवाब देते हैं। वो इसलिए हिंदी में जवाब देते हैं कि देश के करोड़ों लोग वो जो कह रहे हैं उसको सुने और समझें। और वो करण थापर को हिंदी बोलने पर मजबूर करते हैं। आप इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं इंटरव्यू के, यानी इस इंटरव्यू
की खूबी पुलवामा नहीं है। इस इंटरव्यू की खूबी यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो एपरेटस है, व्यवस्था जो है, जिसमें राजनाथ सिंह भी हैं, अमित शाह भी हैं, डोवाल भी हैं और जितेंद्र सिंह भी हैं, जिनके बारे में वो कहते हैं तो फोन आता है उनके यहां से, वो पूरे की पूरी व्यवस्था का डिसेक्शन करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं और इतनी सफाई से करते हैं पोस्टमार्टम कि खून को बहने नहीं देते हैं और सफाई से टांके भी लगा देते हैं। ये और वो जो किताब लिख रहे हैं, अब आप सोचिए कि जो किताब लिख रहे हैं, किताब में क्या कहेंगे। कर्णन थापर पूछते भी हैं और वो प्रतीक्षा भी देश को करवा रहे हैं कि अब किताब में क्या खुलासा होने वाला है। तो ये जो पूरा, और कई चीजें उन्होंने कही कि ये पूरा मामला जो अदानी का है वो बीजेपी के लिए कितना घातक होने वाला है, कितना खत्म कर देगा बीजेपी को। ग्रास रूट तक वो कह रहे हैं। अदानी, राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया, उसके बारे में क्या कहते हैं। कांग्रेस को कुछ नहीं करना है राजीव जी। इस इंटरव्यू के जैसे आप लोग डिबेट करवाते हो तो फिर हम लोगों के 6-6 मिनट के, 10-10 मिनट के वो जो वीडियोस जारी करते हो ना, हमने क्या कहा, हमने क्या, उनको केवल सतपाल मलिक के 1 घंटे 9 मिनट के इंटरव्यू के 10 वीडियो बना के पूरे देश में जारी कर देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कुछ नहीं करना चाहिए। ये जो पूरा मीडिया तंत्र है सरकार का और बीजेपी का, ये इस समय ध्वस्त हो चुका है। और मैंने पहले जैसे कहा, ये सतपाल मलिक ने बहुत बड़ी सेवा की है देश की, 5 साल बाद ही सही की है। और एक लंबे समय के लिए हो सकता है देश कई बड़े संकटों से निकल आए बाहर। ये मैं इतना ही कहना चाहता हूं अभी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक लंबा समय, और शायद 2019 में सतपाल मलिक सामने आते तो कुछ और बात होती, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत कह सकते हैं। और सामने चुनाव है, कर्नाटक का चुनाव, कर्नाटक के बाद 5 राज्यों के और चुनाव हैं, और इन राज्यों में बीजेपी की हालत उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो बहुत कुछ होना है 2024 से पहले, और भी बहुत सारे खुलासे शायद सतपाल मलिक की किताब से आ जाएं। लेकिन सतपाल मलिक ही नहीं, कई और भी दूसरे नेता शायद हिम्मत करके अब आएंगे, बाहर निकलेंगे। जैसा मीनू जी भी कह रही थी कि हिम्मत धीरे धीरे बने। एक नेता बीजेपी के अंदर हैं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब, वो बीच बीच में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं क्या सुनील शुक्ला जी? कीजिए। अनम्यूट 2002 जी जी, ठीक है। याद कीजिए 2000, कोई क्रेडिबल व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसका कितना असर होता है। आप याद कीजिए 2002 के दंगों को लेकर के शंकर सिंह वाघेला ने कितनी बातें कही हैं और लगातार कहते रहे। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कितनी कितनी गंभीर बातें कही और गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उसका असर जो होना चाहिए था नहीं हो पाया, क्योंकि बघेला साहब को लेकर के तमाम तरह के लोगों के मन में उस तरह का विश्वास नहीं था। लेकिन जब मलिक साहब ने बात कहनी शुरू की है तो आप देखिए कि बहुत कम समय में लाखों लोगों ने टंडन जी के इंटरव्यू को देख लिया और करण थापर के इंटरव्यू को देखा है। क्या कि बात कौन कह रहा है और उसका अतीत क्या रहा है, उस घटना से उसको क्या लाभ मिलना है या क्या लाभ नहीं मिलना है, कितना राजनीति प्रेरित हो सकता है। इसलिए बात महत्वपूर्ण हो गई सतपाल मलिक की, कि सतपाल मलिक की जो राजनीति करने का तौर तरीका रहा है और जिस प्रतिबद्धताओं के साथ वो आगे बढ़ते रहे हैं, और इन्होंने आकर के अपनी बात कही है, यह इसलिए इस राजनीतिक महत्व बढ़ गया। और अब
शंकर सिंह वाघेला की ही बात को लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे कि उसका भी इसको यूं ही अनदेखा नहीं किया जा सकता जो शंकर सिंह वाघेला तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं और 2000 दंगों को लेकर के उन्होंने जो जगह शंका पैदा की थी। अब इसलिए एक भारतीय जनता पार्टी के सामने जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है, जो ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित, देश का चिंतन, भ्रष्टाचार की मुक्ति, विपक्षी दलों पर देश को लूटने का आरोप, ये जो तमाम तरह के नरेशन है वह किस तरीके से पूरा का पूरा क्लियरध्वस्त होगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी भी कुछ जोड़ना चाहिए। जी मीनू जी। जी, मैं तो ये जोड़ना चाह रही थी कि सत्यपाल मलिक की जो सुरक्षा है उसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है, तो संपूर्ण विपक्ष का ये कर्तव्य है कि अपने तौर पे उन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी मुहैया कराएं ताकि वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उनके सीने में बहुत कुछ राज दफन है जो 2024 में काम आएंगे इस सत्ता को अपदस्थ करने में। जी राजीव जी। जी अमलेंदु जी। जी अमलेंदु जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। मीनू जी की बात को जोड़ दूं कि जो सुरक्षा देने का काम छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकारें कर सकती हैं, ये उनको सुरक्षा मुहैया करा दे। जी, ये देश की सबका है, खाली कांग्रेस की जिम्मेदारी थोड़ी है, सबकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। खैर, सुरक्षा एक चिंता है और इस चिंता को जाहिर करते रहे हैं हर इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक साहब, और जितने भी इंटरव्यू हुए और हर इंटरव्यू में इसकी बात वो करते रहे हैं। लेकिन इससे इतर जो राष्ट्र की बात है और राष्ट्र और साथ साथ सियासत दोनों पैरेलली, और अगर सत्यपाल मलिक एक चेहरा सामने आता है तो दोनों चीजें, एक तरफ राष्ट्रवाद और उसमें पुलवामा सामने आता है, और चूंकि वो ऐसा वक्त था न सिर्फ पुलवामा बल्कि 370 का हटना भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, तो एक ये, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो सियासत, और सियासत में सामने क्या कुछ होता है, क्या इसका असर उतनी मतलब दूर तक उस दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है क्या, ये समझेंगे आने वाले वक्त में। अभी तो बस इतना है कि राहुल गांधी अब अपने घर से अपनी माताजी के घर पहुंच चुके हैं और लोग कह रहे हैं कि वो बहुत लकी घर है। देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब आपको, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपको, प्रशांत टंडन जी आपको, सुनील शुक्ला जी, मीनू जैन जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े, इस कार्यक्रम की शोभा आप लोगों ने बढ़ाई, और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़े रहे, बने रहे। आज काफी भागम भाग गहमा गहमी के बीच ये कार्यक्रम कर रहा हूं, आज आप लोगों के कमेंट नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कल रविवार है, कल घूमता हुआ आईना देखिए साप्ताहिक प्रोग्राम, और परसों दिल्ली में रहूंगा, आराम से बैठकर आपसे चर्चा भी और खबरें तो होंगी ही, पैनलिस्ट साथी हमारे साथ में जैसे आज थे वैसे रहेंगे ही, लेकिन आप लोगों का कमेंट सर्वोपरि जो हमेशा रहता है वो रहेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े रहे। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।